हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि संविधान के अंतर्गत हम 8 क्लासों को कंप्लीट पढ़ चुके हैं, जिसमें संवैधानिक ढांचा और एक हमारी जो क्लास थी वो आपकी सरकार की पद्धति से यानी कि प्रणाली से शामिल थी, सिस्टम से शामिल थी। उसमें हमने 3 पार्टों को देखा था। एक तो संसदीय व्यवस्था को हमने स्टडी करी थी, कंप्लीट करा था कि संसदीय व्यवस्था से भारतीय संविधान में कितने प्रश्न बन सकते हैं, कितने प्रश्न आगे बनेंगे, किस प्रकार के प्रश्न। देखिए, किसी घटना चक्र के प्रश्न नहीं। आप सोचिएगा कि जो हम प्रश्नों का डिस्कस करते हैं वो किसी बुक से लिए गए हैं, नहीं भाई, मैंने खुद के द्वारा उन प्रश्नों को आपके लिए बनाया है। और कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए होंगे। आप लगातार ज्ञान जीएस पर अगर बने हैं और आपका हर क्वेश्चन का सलूशन आपके लिए मिला है, तो आपको बता दें कि कुछ दिनों के बाद जब हमारी संविधान की सीरीज जब कंप्लीट हो जाएगी, तो आपके लिए रिवीजन के लिए एक गोल्डन चांस भी रहेगा। क्या रहेगा? आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप करने के बाद में आपका जितना भी क्वेश्चन, जो भी हमने आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन प्रोवाइड कराया है आप लोगों को ज्ञान जीएस पर, जो भी क्वेश्चन हमने अभी तक संविधान की क्लास में देखा है, उन सभी क्वेश्चनों को कंपाइल करके एक जगह इकट्ठा करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी पीडीएफ। वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलने वाली है, क्योंकि एक ही मोटिव है कि आप सिलेक्शन पाइएगा। बस सिलेक्शन आपका मिल जाए तो आपके लिए बस एक ही मोटिव बना रखा है कि आप सिलेक्शन पाइएगा और फिर बताइएगा कि सर सिलेक्शन भी हो गया हमारा। ठीक है, तो बहुत खुशी मिलेगी हम लोगों को। ठीक है, तो देखिएगा, जितना भी आपका रिवीजन, जैसे अभी तो आप कंप्लीट पढ़ ही रहे हैं, फिर आपको क्वेश्चनों की भी डिमांड होगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन। तो जितने भी आपके सरकार की पद्धति तक नहीं, पूरे संविधान की जितनी भी क्लासें होंगी, जितने भी क्वेश्चन होंगे, देखिएगा अभी कौन से क्वेश्चन है। यानी कि अभी अगर क्वेश्चन की बात करेंगे यहां से, तो 152 प्रश्न जो अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 151 प्रश्न। उसके बाद भी अभी कम से कम 400 से लेकर 500 प्रश्न तक कंप्लीट पढ़ेंगे। तो उन सभी के लिए जो भी क्लासें बनेगी हमारी, उन सभी को एक जगह स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप सभी लोग हमें एसएमएस कर दें, जिससे आपको हम सभी लोग ग्रुप में जुड़ जाएं। ठीक है, ओके। तो चलिए, अभी तक हम 3 क्लासों को कंप्लीट देख चुके थे। ये 3 क्लासें जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, और आज की जो हमारी क्लास है वो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन पर, यानी कि कैसे केंद्र सरकार और कैसे राज्य सरकार के संबंध है, किन किन समितियों के द्वारा संबंध स्थापित किए गए, आगे कौन कौन सी समितियां बन सकती हैं, इन सभी के अकॉर्डिंग जो भी संबंध स्थापित किए गए हैं उनकी चर्चा आज करी जाएगी सेंट्रल स्टेट रिलेशन पर। यानी क्या क्या हमारे स्टेट रिलेशन हो सकते हैं, कैसे कैसे हमारे स्टेट से अच्छे संबंध हैं, सेंट्रल के अच्छे संबंध स्टेट से हैं, कौन कौन सी समितियां स्थापित की गई थी, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे। उससे पहले आपके लिए मैंने बताया है, ठीक है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके एग्जाम है, किसी का भी एग्जाम हो, सबके लिए नोट्स सफिशिएंट होंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे। कुछ इस प्रकार के नोट्स आपको इससे अच्छी ही राइटिंग में आपको मिल पाएंगे। ठीक है, और आपको टाइपिस्ट नोट्स भी मिलेंगे। अगर आपको प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन चाहिए तो आप 499 में ले सकते हैं। अगर आप टोटल लेते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर भी मिलेगा और आपके 1499 में आपका टोटल सब्जेक्ट का कोर्स आपको मिल जाएगा, वो भी इतने कम रुपए में। ठीक है, और आपकी जल्दी से जल्दी अच्छी से अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में देखते हैं कि आज की क्लास में ऐसा क्या होने वाला है। तो देखिएगा, सेंट्रल स्टेट जो रिलेशन होते हैं हमारे, यानी कि सेंट्रल स्टेट जो रिलेशन होते हैं, जो हमारे संबंध होते हैं, केंद्र राज्य संबंध, उनके तहत कितने दृष्टिकोणों को रखा गया है, कितने प्रकार से हम उनका अध्ययन करते हैं, कितने कितने दृष्टिकोणों को रखा गया है। तो देखिएगा, एक तो विधायी संबंध होते हैं, एक आपके प्रशासनिक संबंध होते हैं और आपके वित्तीय संबंध होते हैं। ठीक है, ये सभी संबंध होते हैं आपके सेंट्रल स्टेट रिलेशन से। ठीक है, तो सेंट्रल स्टेट कैसे कैसे इनको काम करता है, कैसे कैसे विधायी शक्तियों को लेकर काम करता है, ठीक है, कैसे आपके प्रशासनिक शक्तियों को लेकर काम करेगा, कैसे वित्तीय शक्तियों को लेकर काम करेगा। हमने अभी वित्तीय संबंध में अगर वित्त आपातकाल की बात भी की थी, वित्तीय आपातकाल देखा गया था। देखिएगा, वित्तीय आपातकाल भारत में आज तक कभी लगा नहीं, क्योंकि भारत में कभी भी धन की कमी हुई नहीं, तो भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल लगा नहीं। वित्तीय आपातकाल कब लगेगा? जब भारत में धन वगैरह की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो धन वगैरह कमी हो जाएगी तो आर्टिकल नंबर
360 का प्रयोग अभी तक भारत में कभी भी नहीं किया गया। तो 360 आर्टिकल भारत के संविधान में कभी भी अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है। तो हमारे स्टेट के संबंधों में भी वित्तीय संबंध होते हैं। तो वित्तीय संबंध के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सिफारिश होगी, किसी राज्य में वित्तीय संबंध नहीं, आपके वित्तीय आपातकाल कभी भी किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी सिटी, किसी भी देश में अभी तक, पूरे भारत में कहीं पर भी अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। किस आर्टिकल में आता है? आपके 360 आर्टिकल में आता है। अब अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन बना दिया जाए कि वित्तीय आपातकाल हमने लिया कहां से है, तो ए भी हमने कहां से लिया है? ठीक है, ठीक है, ए भी हमने कहां से लिया है? तो हम कह सकते हैं जर्मनी के संविधान से ग्रहण किया था। कहां से ग्रहण किया था? जर्मनी के संविधान से। अब अगर पूछ लिया जाए कि केंद्र व राज्य की जो शक्तियां हैं उनका विभाजन भी करते हैं हम, तो केंद्र व राज्य संबंधों को हमने कहां से लिया गया? अगर हम कह सकते हैं केंद्र राज्य संबंधों को हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है। किसके? कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से हमने अपशिष्ट शक्तियों को भी ग्रहण किया है, यानी कि अपशिष्ट शक्तियों को किससे ग्रहण किया है? कनाडा के संविधान से। संघीय व्यवस्था जो हमने कंप्लीट देखी थी उसको भी हमने कहां से ग्रहण किया? संविधान, कनाडा के संविधान से। ये दो चीजें हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण की थी और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इस पर अकॉर्डिंग हमने डायरेक्टली आपके लिए एमसीक्यू बनाया है। ठीक है, क्योंकि यहां से आपसे डायरेक्टली केंद्र राज्य संबंध से आपसे डायरेक्टली एमसीक्यू ही पूछे जाएंगे और वही प्रश्न आपके पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं अभी तक, जो कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन से संबंधित होते हैं। जैसे कि पहले प्रश्न को ही आप देखिएगा, इससे आपका स्पष्ट हो जाएगा कि भाई विधीय संबंध में क्या क्या शामिल होता है, क्या क्या शामिल नहीं होता है। ठीक है, देखिएगा सेंट्रल स्टेट संबंध, यानी कि अगर बात करें केंद्र राज्य संबंधों में विधायी संबंध के बारे में कौन से कथन सही हैं, तो विधायी संबंध के बारे में कौन से कथन सही हैं, अगर मैं आपको वहां पर बताता तो आपको वहां पर स्पष्ट पूरी तरह से नहीं हो पाता। मैं क्वेश्चन को पूरी तरह से आपके लिए स्पष्ट कर दूंगा एकदम। ठीक है, तो देखिएगा, आप लगातार वीडियो को देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, जिससे आने वाले पेपर में आपका टोटल से टोटल आप लोगों का बेनिफिट भी हो और सारे लोगों का भी बेनिफिट हो। लेकिन जब वीडियो देखिएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, जिससे पता चलता है कि ये क्लास आपके लिए कितनी बेहतरीन हो चुकी थी। जो आपके लिए हम नेक्स्ट क्लास भी करें तो उससे पहले हमें एनर्जी प्रस्तुत हो जाए कि भाई एनर्जी आ गई हमारे अंदर कि भाई आपने इतना अच्छा प्यारा सा कमेंट्स किया है। इस संविधान के भाग ये कितना नंबर लिखा है? ये संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 245 से 255 के अंतर्गत आता है। पहली बात तो यह है कि संविधान के भाग 245 से अनुच्छेद 245 से 255 के अंतर्गत आता है, यानी कि भारतीय संविधान में ये मूल संविधान का भी हिस्सा रहे होंगे। मूल संविधान का भी तो हिस्सा रहे होंगे। भारतीय संविधान में ये मूल संविधान का भी हिस्सा रहे होंगे। ठीक है, तो मूल संविधान का हिस्सा रहे होंगे। भाग नंबर किस भाग में आएंगे? तो भाग नंबर 12 में नहीं आते, भाग नंबर 11 में आते, भाग नंबर ओनली 11 में आते हैं। आर्टिकल नंबर अगर बात करेंगे तो आर्टिकल तो कॉन्सेप्ट ठीक था, 245 255, यानी कि 245 और 255 में आते हैं। तो आर्टिकल तो सही लिखे हुए थे, लेकिन भाग जो लिखा हुआ था, ठीक है, भाग 12 नहीं होता, भाग नंबर इनके लिए 11 होता है। भारतीय संविधान विधायी शक्तियों को उनके क्षेत्र व कानून के विषय में संबंधों में विभाजित करते हैं। बिल्कुल करते हैं। आपके भारत में जितना भी संविधान है तो भारतीय संविधान विधायी शक्तियों व उनके क्षेत्र में कानून के विषयों में विभाजित किया जाता है। तो बिल्कुल किया जाता है। 7वीं अनुसूची में शामिल सभी सूचियां अनुच्छेद 246 के अंतर्गत आती हैं। 7वीं अनुसूची में गणना की गई आपके अनुच्छेद 246 के अंतर्गत आते हैं। यानी कि प्रश्न यह है कि 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 के अंतर्गत आती है, तो बिल्कुल अनुच्छेद 246 के अंतर्गत ही आपकी 7वीं अनुसूची पूछी जाती है। किसी सूची में ना आने वाले विषय केंद्र सरकार के पास रहते हैं, तो किसी भी अनुसूची में जो विषय किसी भी अनुसूची में नहीं आते वो केंद्र सरकार के पास रहते हैं। तो प्रश्न हमारा ये भी बन सकता है कि भाई जो अनुसूची है, जो आपके लिए अनुसूची है, ठीक है, वो आपकी कितने प्रकार की अनुसूचियां हैं, प्रश्न तो हमारा ये भी बन सकता है पेपर में। तो देखिएगा, चलिए बात करते हैं, हम हेडिंग डाल लेते हैं कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं।
भारतीय संविधान में कुल आपके 12 अनुसूचियां हैं, इसमें से मूल संविधान में आपकी कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में अगर हम अनुसूचियों की बात करेंगे तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हो गई? आपकी 12 अनुसूची हो गई। तो वर्तमान समय में आपकी 12 अनुसूचियां हो गई। तो हम जानते हैं कि अनुसूचियों को हम 3 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं, और जो हम अभी देख रहे हैं कौन सी अनुसूची है? आपकी 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची है। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। यही प्रश्न बता रहा था, और ये विधायी संबंधों के अंतर्गत आते हैं। पहली बात, अनुसूचियां भारतीय संविधान में किस संबंधों के अंतर्गत आती हैं? तो विधायी संबंधों के अंतर्गत आपकी अनुसूचियां आती हैं। ठीक, पहला पॉइंट तो यही हमारा बन गया, किसके अंतर्गत आती है? विधायी संबंधों के अंतर्गत। अब अगर हम बात करेंगे तो अनुसूचियां कितने प्रकार की होंगी? जैसे संघ सूची, क्या होगी आपकी? संघ सूची। फिर हम कह सकते हैं राज्य सूची, राज्य सूची, और आपकी समवर्ती सूची। कौन सी सूची? आपकी समवर्ती सूची। ये बात याद रखिएगा कि भारतीय संविधान यानी कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन अब मिलाकर हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां बन गई हैं? ठीक है, तो अभी भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है, जिसमें से हम अनुसूची की अगर बात करें तो देखिएगा, संघ सूची बे सब्जेक्ट, यानी कि अगर हम बात करें तो हमारे पास में एक रेशियो है जिसको आप लोग कंप्लीट याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक रेशियो आपको याद करना होगा, 197 का रेशियो होगा, 61-66 का रेशियो होगा, 52 और 47 का रेशियो होगा। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये रेशियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। ठीक है, अगर हम यहां से बात करें, ठीक है, अगर हम यहां से बात करें इस चीज की, ठीक है, तो चलिए इस चीज की अगर बात करें यहां से, तो देखिएगा संघ सूची में 2 प्रकार के विषय, यानी कि मूल संविधान में कितने विषय थे? 100 विषय थे, लेकिन हाल ही में विषयों की संख्या कितनी है? आपके 97। तो रेशियो याद करना है, 197, 197। ठीक है, ऐसे राज्य सूची में जो विषय थे, पहले कितने विषय थे? पहले 61 विषय थे। ठीक है, अब कितने विषय हो गए आपके? अब 66 विषय हो गए। ठीक है, कितने विषय हो गए? 66 विषय हो गए। पहले कितने थे हमारे? 52 विषय थे, और अब कितने विषय हो गए आपके? 47 विषय हो गए। अब एक बात समझिएगा, यहाँ 52 विषय थे, यहाँ 47 हो गए, यहाँ 61 विषय थे, यानी कि इसको समझिएगा, इस वाले पॉइंट को समझिएगा, इस वाले पॉइंट को। यहाँ 3 विषय कम किए गए, यहाँ 61 थे तो ये 61 से कैसे हो गए? 66 हो गए। 52 से ज्यादा है, तो यहाँ के 5 विषय यहाँ लाए गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, अब देखिएगा, अगर हम बात करें तो ये रेशियो जो है आपके लिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिएगा कि संघ सूची, जिसमें संघ यानी केंद्र सरकार कानून बनाती है, उसे संघ सूची में रखते हैं। जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है, उसे राज्य सूची में रखते हैं। और जिसमें दोनों सरकारें कानून बनाती हैं, उसे किस सूची में रखेंगे? जिसमें दोनों सरकारें कानून बनाती हैं, उसे समवर्ती सूची में रखेंगे। यानी कि सेंट्रल का भी अस्तित्व होगा, और आपके किसका अस्तित्व होगा? तो सेंट्रल का भी अस्तित्व होगा आपके, और राज्य का भी अस्तित्व होगा। उसे हम किस में रखेंगे? तो उसे हम समवर्ती सूची के तहत स्थापित करेंगे। अब देखिएगा, अगर हम बात करें कि किन किन सब्जेक्टों को संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है, किन किन सब्जेक्टों को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है, ये भी हमारे एक पॉइंटों में बनते हैं, और आपके पेपर में सबसे ज्यादा प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कई सारे विषयों पर कानून बनाती है। अब प्रश्न हमारा ये उठता है कि जो संघ सूची हमारी है, उसमें कौन कौन से विषय रखे गए हैं, राज्य सूची में कौन कौन से विषय रखे गए, और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय रखे गए। अभी प्रश्न हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, क्योंकि इससे भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्यों, जैसे पूछ लिया गया आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है, परिवार नियोजन किस सूची का विषय है, भारतीय में जो भारत में शिक्षा चलती है यानी कि एजुकेशन किस सूची का विषय है, स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें संघ सूची की, तो जैसे बैंकिंग,
बैंकिंग किस सूची का विषय है? आपके संघ सूची का। रेलवे किस सूची का विषय है? तो ये भी आपके संघ सूची का ही विषय है। उसके बाद हम कह सकते हैं बीमा आपका हो गया, डिफेंस यानी कि रक्षा हो गई आपकी, युद्ध व शांति। ठीक है, मैं आपको वो लिखा रहा हूँ, 97 तो नहीं लिखा रहा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। जैसे परमाणु ऊर्जा हो गई, भारत की रक्षा हो गई, डिफेंस हो गया आपका, बीमा हो गया, लॉटरी हो गई आपकी। ठीक है, अगर हम बात करें जनगणना की, तो जनगणना किस सूची का विषय है आपके? तो जनगणना की अगर बात करेंगे तो जनगणना आपके किस सूची का विषय? संघ सूची का विषय है आपके जनगणना। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉटरी हो गई, ऊर्जा हो गया, बीमा, रक्षा, युद्ध शांति, रेलवे, आपके ये सभी किस सूची के विषय हो गए? ये सभी आपके आपके संघ सूची के विषय हो गए, जो कि प्रश्न पेपर में, प्रश्न पत्र में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर यहीं पर अगर हम बात करें किस राज्य सूची में, तो राज्य सूची में देखिए कृषि राज्य सूची का विषय है, स्थानीय स्थानीय स्वशासन, ये भी राज्य सूची के विषय हैं। स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। कृषि आपके राज्य सूची का विषय है। ठीक है, अगर हम बात करें लोक स्वास्थ्य, ये भी आपके राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो ये सब आपके कैसी हैं? राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। संवर्ती सूची की बात करेंगे तो देखिएगा जितने भी भारत में नियोजन है, यानी कि आर्थिक नियोजन हो गया आपका, आर्थिक नियोजन किस सूची के अंतर्गत आता है? संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगर बात करेंगे परिवार नियोजन, देखिए परिवार नियोजन से लेकर दोनों सरकारें क्या करती हैं? दोनों सरकारें अपनी अपनी योजनाएं चलाती हैं। उसके बाद अगर बात करें तो आर्थिक नियोजन, ये भी आपके सब संवर्ती सूची के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो देखिएगा शिक्षा, शिक्षा किस सूची का विषय है? संवर्ती सूची का विषय है। तो ये सब आपके संवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। पुलिस आपके राज्य सूची के अंतर्गत आती है, जैसे हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, ये सब आपके राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। यानी कि वे विषय जिन पर राज्य कानून बनाती है, जिन पर संघ कानून बनाती है, जिन पर संघ व राज्य दोनों कानून बनाती है, उन्हें संवर्ती सूची में रखा गया। संवर्ती सूची की बात करेंगे तो देखिएगा संवर्ती सूची को हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया। संवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया, इसलिए हम कह सकते हैं संवर्ती सूची। और आपकी अन्य सूचियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं? 246 अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं। और भारतीय संविधान में ओवरऑल जो सूचियां हैं आपकी, वो कितनी हैं आपकी? तो ओवरऑल अगर सूचियों की बात करेंगे, आपकी 12 सूचियां हैं, लेकिन 8 मूल संविधान में 4 को जोड़ा गया था, नवी को जोड़ा गया था। उसके बाद में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 10 के बाद 11 और आपके 12। ठीक है, मैंने आपको बताया है किसके संशोधन के तहत जोड़ा गया हूं, तो अंतिम क्लास देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि किसके संशोधन के तहत हमने जोड़ा था। इससे पहले वाली क्लास देखिएगा। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने अनुसूचियां, यानी कि 8वीं अनुसूची में क्या, तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, सेंधा नमक बोर्ड मास, वो भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ठीक है, तो इस प्रकार की जो कि इंपॉर्टेंट पहलू हैं हमारे, जो कि इंपॉर्टेंट क्लासेस के अंतर्गत जो हम बात कर रहे हैं, तो ये जो अनुसूची आती है 246 आर्टिकल जो आता है, वो किसके अंतर्गत आता है? वो देखिएगा केंद्र व विधीय संबंधों के अंतर्गत आता है। केंद्र व राज्य के जो भी विधायी संबंध है, उनके अंतर्गत एक प्रश्न बनता है। और इसमें आपका गलत कौन सा था? तो गलत आपका यही वाला गलत था, यानी कि बी ऑप्शन गलत था। बाकी के बाकी सब क्या थे? बाकी सब ऑप्शन आपके ठीक थे, एकदम जबरदस्त थे। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो हमारा कंप्लीट हो गया इस टाइप से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है कि केंद्र राज्य संबंधों में वित्तीय संबंधों के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? वित्तीय संबंधों के बारे में बताना है। चलिए, वित्त के लिए राज्य बहुत हद तक केंद्र पर निर्भर होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि जो भी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है, उसके लिए राज्य जो है बहुत हद तक नहीं, अत्यधिक, यानी कि बहुत हद की मतलब बात यही है कि ज्यादा से ज्यादा किस पर निर्भर होते हैं? रुपए पैसे के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? केंद्र सरकार पर निर्भर रहते हैं। ये संविधान के भाग देखिएगा 12 के अनुच्छेद 268 से 293 के अंतर्गत आता है। यानी कि 268 से लेकर 293 के अंतर्गत आता है। बिल्कुल ठीक, स्टेटिक पॉइंट पे बिल्कुल ठीक बात कह रहा है जी। तो प्रश्न है कौन सा सही नहीं है, यानी कि ये दोनों तो सही है, तो इनमें से कोई नहीं।
यानी कि कौन सा सही नहीं है, तो दोनों सही है, यानी कि जे वाला भी सही है, ए वाला भी ठीक है। तो अगर ऐसे पॉइंट हमारे बनते हैं, यानी कि जे भी ठीक है, जे भी ठीक है, तो आंसर होगा आंसर नंबर डी। कौन सा डी होगा? तो देखिएगा विधायी संबंध आपके जो हो गए, ठीक है, वो आपके भाग नंबर 11 में है। लेकिन वित्तीय संबंध आपसे जो कराए जा रहे हैं, वित्तीय संबंध, वो भाग नंबर आपके 12 में कराया जाता है। प्रशासनिक संबंध भाग नंबर 11 में ही है आपके। प्रशासनिक भी किस में है? आपके 11 में ही है। ठीक है, तो इस पे कंफ्यूज मत होइएगा। वित्तीय आपके किस में है? 12 में। यानी कि वित्तीय से संबंधित भाग कौन सा है भारतीय संविधान में? 12 भाग है। ठीक है, अभी प्रश्न हमारा प्रशासनिक संबंधों के बारे में बातें करेगा। कौन से कथन सही है? ये भारतीय संविधान के भाग 11 और अनुच्छेद 256 से लेकर 263 के अंतर्गत आता है। बिल्कुल आता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पानी के उपयोग, वितरण तथा नियंत्रण के बारे में राज्यों के सभी विवादों का फैसला करता है। देखिएगा 263 तक है, तो 262 होगा ना इसका, तो आंसर क्या होगा? 262। कौन से कथन सही है? तो सही कथन देखिएगा दोनों के हैं आपके, सही कथन है प्रशासनिक के बारे में। प्रश्न है हमारा नेक्स्ट, केंद्र व राज्य संबंधों की जांच के लिए सहकारिता आयोग की स्थापना कब की गई? राजेंद्र सिंह सहकारिया इसके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किए थे। तो इनकी समिति जो थी, सहकारी आयोग जो था, वो केंद्र राज्यों के लिए। प्रश्न ये भी बन सकता है कि सहकारी आयोग का गठन क्यों किया गया? तो सहकारी आयोग का गठन केंद्र व राज्यों के संबंधों को स्थापित करने के लिए किया गया था। राइट। अगला प्रश्न है कि भारत में केंद्र सरकार संबंधों से निम्नलिखित सहकारी आयोग प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, यानी कि भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित सहकारी आयोग का प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो देखिएगा स्थापना हुई थी, ये डेट किसकी है? ठीक है, ये डेट आपकी स्थापना की है। तो प्रतिवेदन कब प्राप्त किया था? 5 वर्षों के बाद दिया था 1998 में। यानी कि दोनों तरह से प्रश्न पूछा गया है। 1998 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पर। फिर राजमन्नार समिति 1969 को किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो राजमन्नार समिति को तमिलनाडु सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था। तमिलनाडु सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था राजमन्नार समिति को। तो राजमन्नार समिति ने बहुत सारी सिफारिशें की। 1969 में यह समिति स्थापित की गई और 1971 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यानी कि 1969 में समिति स्थापित की गई, 1971 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। राजमन्नार समिति, इसने बहुत सारी सिफारिशें करी। जैसे सिफारिश करी इसने, सबसे पहली जो सिफारिश की थी उसमें ये भी बोला गया था कि अखिल भारतीय सेवाएं, जो कि अखिल भारतीय सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं आप लोग जानते हो, जैसे यूपीएससी, अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए, यानी कि अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। ये इसकी कंडीशन थी पहली, इसने सिफारिशें की थी। दूसरी कंडीशन थी इसकी कि जो अनुच्छेद, आपके जो अनुच्छेद आते हैं, जैसे 356, 357 और 365 किसके अंतर्गत है? आपके राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत। इन सभी को क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। यानी कि अनुच्छेद 356, 357, 365 को पूरी तरह से भारतीय संविधान से समाप्त कर दिया जाए। अखिल भारतीय सेवाओं को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। वैसे सिफारिशें तो बहुत सारी की थी, लेकिन सबसे ज्यादा किसके अंतर्गत आया? तो सबसे ज्यादा आपके 2 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि अनुच्छेद 356, 57, 65 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए और अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस, आईपीएस को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। ये बात राजमन्नार समिति के द्वारा बोली गई थी, सिफारिश की गई थी, 1969 में गठित हुई थी और 1971 में क्या हुआ था? ठीक है, तो 1971 में इसने अपनी सिफारिश दी थी, है ना। अगर 1971 की बात करें तो देखिएगा पाकिस्तान का विभाजन जब हुआ था तो पाकिस्तान 2 पार्टों में था।
एक तो पश्चिमी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान था। अगर बात करें कि पूर्वी पाकिस्तान 1971 में अलग हो गया और क्या बन गया, आपके बांग्लादेश बन गया। तो पश्चिमी पाकिस्तान 1971 में अलग हो गया और किसका नाम दे दिया गया, तो बांग्लादेश का नाम दे दिया गया। किसको, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश दे दिया गया। तो 1971 में बांग्लादेश ही स्वतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया। पाकिस्तान की सीमा भी भारत से लगती है और बांग्लादेश से भारत सबसे बड़ी सीमा बनाता है। और उसी वर्ष तमिलनाडु में एक समिति गठित हुई थी जिसे राजमन्नार समिति कहा गया था। और उसने क्या कर दिया, उसने कहा कि ये जो 2 पॉइंट हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको समाप्त कर दिया जाए पूरे भारतीय संविधान में। ना तो राष्ट्रपति शासन को समाप्त किया गया, ना पर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की सेवाओं को समाप्त किया गया, यानी कि इसकी जितनी भी सिफारिशें थी उनको केंद्र सरकार ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया, कोई भी मान्यता नहीं दी, यानी कि समाप्त कर दी। तो सिफारिशें करना इनकी बात थी, उस पर लागू करना इनकी बात पर सहयोग नहीं किया गया। ठीक है। गुजरात सरकार किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था समिति, पंचायती राज व्यवस्था समिति से संबंधित है आपकी गुजरात सरकार। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो ऐसे ऐसे सिफारिशें कर रहे थे ये लोग कि भारतीय संविधान में उसको आज तक समाप्त नहीं किया गया है। ठीक है। तमिलनाडु दक्षिण भारत का एक राज्य है आपके। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि किस समिति आयोग ने संसदीय प्रणाली, आप बताएंगे कि संसदीय प्रणाली को हमने कहां से लिया, तो इंग्लैंड के संविधान, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन या लंदन के संविधान से हमने ग्रहण किया था। कि का समर्थन करते हुए प्रत्येक राज्य के लिए समान प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यसभा को वास्तव में संघीय, और संघीय व्यवस्था कहां से ली, तो संघीय व्यवस्था को कनाडा से लिया। संसदीय व्यवस्था को कहां से लिया, ब्रिटेन के संविधान से लिया। ऊपरी सदन बनाने की सिफारिश की, ऊपरी सदन बनाने की सिफारिश की थी, किसने की थी, तो सरकारिया आयोग ने की थी। किसने की थी, सरकारिया आयोग ने। कब आया था, 1983 में आया था और 1988 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। किससे संबंधित था, केंद्र व राज्यों से संबंधित था। ठीक है, याद रखिएगा, केंद्र व राज्यों से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंधों पर गौर करने के लिए नहीं बनाया गया, गौर करने के लिए नहीं बनाया गया। कौन सा संबंध है, जो कौन सा आयोग है जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पर गौर करने के लिए नहीं बनाया गया, तो सहकारिता आयोग तो बना था, अभी मैंने बताया 1983 में स्थापित किया गया था। राजमन्नार आयोग भी स्थापित किया गया था 1969 में तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तो शोराबाजी आयोग ये किससे संबंधित था, ये पुलिस आयोग से संबंधित था, पुलिस आयोग से संबंधित था एक। तो ये राज्य केंद्रों के लिए नहीं था। तो प्रश्न डायरेक्टली भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शोराबाजी आयोग किससे संबंधित था, पुंछी आयोग भी केंद्र राज्य संबंधों से ही संबंधित था। कब हुआ था, 2007 में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, आंसर नंबर सी। आरंभ में प्रशासनिक सुधार की स्थापना की अध्यक्षता किसने की, तो प्रशासनिक सुधार का स्थापना जो हुई थी आरंभ में, वो कब हुई थी, 5 जनवरी 1966 को प्रशासनिक सुधार अस्तित्व में आया था। 5 जैन 1966 को प्रशासनिक सुधार अस्तित्व में आया था, अस्तित्व में आ गया था। तो उसकी सबसे पहली अध्यक्षता किसने करी थी, मोरारजी देसाई, जो कि भारत के उस समय क्या थे, प्रधानमंत्री थे। जब उनको प्रधानमंत्री के पद से उप प्रधानमंत्री की पद की श्रेणी में ये चले गए थे, तब ये कौन इसकी अध्यक्षता करी थी, तो प्रथम अध्यक्ष जो थे वो क्या थे, मोरारजी देसाई। प्रथम अध्यक्ष तो मोरारजी देसाई थे, लेकिन उसके बाद अध्यक्ष कौन बन गया, तो मोरारजी देसाई के बाद हनुमतैया इसके अध्यक्ष बन गए। हनुमतैया क्या बन गए, इसके अध्यक्ष बन गए। तो आरंभ में कौन थे, मोरारजी देसाई थे आरंभ में, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। ठीक है,
तो मोरारजी देसाई भारत के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पहले, और भारत के दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि इस समय हैं। तो आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे भारत के पहले प्रधानमंत्री बताइएगा जो कि गैर कांग्रेसी थे, तो आप कह सकते हैं मोरारजी देसाई। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बताइएगा जो कि कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, गैर कांग्रेसी थे, नरेंद्र मोदी। ऐसा प्रधानमंत्री बताइएगा गैर कांग्रेसी जिसने अपने कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए पूर्णतः प्रयोग किया है। किसने? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो जब शुरुआत में बनाई गई थी तो मोरारजी देसाई कौन थे? आपके प्रधानमंत्री। उसके बाद ये उप प्रधानमंत्री की पद पर चले गए, और उसके बाद ये जो आरंभ में प्रशासनिक सुधार जो था उसका गठन किसने किया? उसकी अध्यक्षता किसने करी? हनुमतैया ने उसकी अध्यक्षता उस समय की थी। ठीक है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने की रिपोर्ट तैयार की थी। दूसरा प्रशासनिक आयोग किसने स्थापित किया था? वीरप्पा मोइली ने स्थापित किया था दूसरा प्रशासनिक आयोग। इसमें किन किन रिपोर्टों की सिफारिश की गई? शासन में नैतिकता बिल्कुल करी गई। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। लोकल गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहते हैं, और इनका जो टाइम था 1880 से लेकर 1884 था, और इनके समय में पहली विधिवत, कह सकते हैं विधिवत या नियमित रूप से, विधिवत या नियमित रूप से जनगणना की गई। तो पहली बार विधिवत रूप से जनगणना आपके 1881 में हुई थी, लेकिन भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। 1872 में गवर्नर कौन था? ठीक है, तो लॉर्ड म्यू थे भारत के गवर्नर। वो सॉरी, अब तो वायसराय बन गए थे। मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाया था किस आर्टिकल के अंतर्गत, सॉरी किस अधिनियम के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया? 1858 के अधिनियम के अंतर्गत। 1872 में इनके शासनकाल की बात करेंगे तो एकमात्र ऐसे गवर्नर थे जिनकी मृत्यु इनके शासनकाल में हो गई थी, लॉर्ड म्यू। नियमित रूप से जनगणना की गई 1881 में, और कहा गया कि हर 10 वर्षों के अंतराल पर भारत में जनगणना की जाएगी। आतंकवाद का मुकाबला करने में भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं करता द्वितीय आयोग। ठीक है, भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं करता, यानी कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 तो नहीं है, 1 2 3 ही तक सिर्फ गिनतियां रखो, क्योंकि 3 ही मोस्ट इंपोर्टेंट भी हैं। ठीक है, 1 2 3 के चक्कर में मत पड़ो, 1 2 3 4 के चक्कर मत पड़ो। अब आ रही है तारीख आपकी, बहुत जल्द नया साल आने वाला है। नया साल आने वाला है, कितने प्रेमी प्रेमिकाएं ऐसे होंगे जो कि वादे करेंगे 31 दिसंबर 2019 को, 19 है, कौन सी है? 23। 31 दिसंबर 2023 को ऐसे कितने प्रेमी प्रेमिकाएं होंगी जो वादे करेंगे? और जब वादे वो करेंगे, क्या करेंगे कि भाई आज से बाबू लड़ेंगे नहीं। बाबू, बाबू एक ऐसा शब्द है जो फीमेल मेल दोनों के लिए प्रयोग होता है। बाबू बोलो, बाबू किसी को भी बोल दो, चाहे मेल को बोलो या फीमेल को बोलो, बाबू सबके लिए प्रयोग हो रहा है। बेबी किसी के लिए प्रयोग हो रहा है, बेबी लड़के के लिए भी प्रयोग हो रहा है, लड़की के लिए प्रयोग हो रहा है, सबके लिए प्रयोग हो रहा है। बहुत सारे गुटखा नहीं खाएंगे बाबू, आज के बाद लड़ेंगे नहीं बाबू, तुमसे बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। अब मान लो 1 तारीख को फोन आया, आपने बिल्कुल उठाया नहीं, तो भाई बाबू लड़ गई पहले दिन। अब 2 तारीख को फिर से वादा किया कि आज से लड़ाई बंद हो गई, आपकी लड़ाई बंद होगी, आज से नहीं लड़ेंगे। तो 31 दिसंबर 2023 को हम जिंदगी से कितने वादे करते हैं? तो एक वादा ये भी कर लीजिएगा कि नौकरी लेकर रहेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट नौकरी के लिए। ऐसा कोई व्यक्ति आपने अभी तक देखा जो प्राइवेट नौकरी के लिए पढ़ता हो? गवर्नमेंट नौकरी के लिए पढ़ते हैं, नहीं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ते हैं। तो वादे जब करते हैं ना, तो आपके लिए 2024 खुशियों का त्योहार बन जाएगा आपके लिए। ऐसे त्योहार से क्या फायदा कि गुलाल पिताजी के रुपए से खरीद के लाओ, दीपावली पर दीपक पिताजी के रुपए से जलाओ, कोई फायदा नहीं। बाइक पिताजी की चलाओ, खुद का लो, खुद का लोगे तो दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, खुद का नहीं लोगे तो प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी। 2024 ही हमको डिसाइड करेगा कि बे हटाना है या बे लगाना है। बेरोजगार,
बी हटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपके रोजगार, यानी कि दो चीजें पर ही दुनिया टिकी हुई है, ये तो बेरोजगारी या रोजगार। ठीक है, 2024 खुशियों का त्योहार है, जो 18 साल से ऊपर है उनको नौकरी मिल जाएगी 100%। अगर आपकी यूपी पुलिस की इतनी सारी वैकेंसियों में भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका सिलेक्शन कभी होगा ही नहीं। ठीक है, आपका पुलिस में फिर वैकेंसी नहीं आएगी, पुलिस की सिलेक्शन किस पे होगा। ठीक है, तो ईमानदारी से पढ़िएगा। ठीक है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब आया था? 17 अक्टूबर 1973 को मजबूत करने की मांग की गई थी, क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग की गई थी मजबूत करने। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है कि भारत में सभी धर्मों को संरक्षित किया गया, लेकिन कोई विशेष धर्म संरक्षित नहीं है, धर्मनिरपेक्ष है। समानता हो गई, उदारवादी हो गई, ये सब पॉइंट आपके हो गए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आनंदपुर साहिब निम्नलिखित में से किस राज्य में है? पढ़ने की जरूरत है क्या? ठीक है, पंजाब राज्य में है। कहां पर है आपके? पंजाब राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न, पुंछी आयोग का गठन निम्नलिखित में से किन समस्याओं का समाधान करने के लिए किया गया था? तो भाई किन समस्याओं का समाधान करने के लिए किया गया था? केंद्र राज्य संबंध, यही हमारा टॉपिक भी है, केंद्र राज्य संबंध। बैंकों पुनर्गठन के लिए नहीं, काला धन के लिए, न्यायिक नियुक्ति के लिए नहीं। बैंकों का बैंकर्स कौन है? आरबीआई है। सभी बैंकों का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए फिर से आपको बता दे रहे हैं, नोट्स आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नोट्स ही हैं। कम समय में हमें अच्छा प्रिपेयर करा देते हैं, बाकी क्लासें आप लोगों की चली रही हैं, बाकी आप समझदार हो। ठीक है, तो कल से हम फिर से मिलेंगे। आज की क्लास हमारी यही सवाल है। कल का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है? तो कल का टॉपिक भी आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, कल का टॉपिक है हमारा अंतर्राज्यीय संबंध। कौन सा टॉपिक है? अंतर्राज्यीय संबंध हमारा कल का टॉपिक रहेगा, जिससे हम कहेंगे इंटर स्टेट रिलेशनशिप। कैसे कैसे हमारे किन किन देशों के मध्य विवाद है या नहीं है, कैसे कैसे हम इनसे जूझ सकते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो सभी प्रश्नों का कंपाइलेशन मिलने के लिए आप लोग हमें व्हाट्सअप करिएगा इस नंबर पर, और आपके सभी प्रश्नों को, जितना भी संविधान में आगे जो हमारी क्लासेस चलेंगी उन सभी की पीडीएफ आपको बुक के फॉर्मेट में प्रदान की जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पर। ठीक है, अब हम नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।